हेलो एवरीवन, दिस आई शुभम ग्रोवर एंड वेलकम बैक टू यू। है ना, कैसे हैं गाइज आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर। और अभी आवाज़ आ रही है मेरी? आप सभी तक एक बार बताइएगा। और कैसा रहा संडे आप सभी का, ये भी बताइए। ठीक, आवाज़ आ रही है? सिमरन, काजू, अख्तर, प्रतीक, एक बार बताइएगा। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला सवाल गाइज आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्या बात करता है? कहता है आप सभी से 10 दिन का उत्सव है ओणम, और वो स्टार्ट हुआ है अथम से। ठीक, ये किस राज्य में बनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम है ना? ये तो आप सभी को मालूम है ये कहाँ का फेस्टिवल है जी। आंसर लगाने की कोशिश करिए। क्यों बनाया जाता है? जुड़ा किससे है? आपको पता होना चाहिए, कृषि से जुड़ा है। कनेक्टेड किससे है मैम? आप लोगों का कृषि से। अब कौन है भाई यहाँ के जो राजा हैं? महाबली, जो विष्णु का अवतार है। वे क्या करते हैं? वे धरती पर आते हैं। तो लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। अब ये फेस्टिवल कहाँ का है? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा या फिर केरला का? बताइए। एग्रीकल्चर यानी कि हार्वेस्ट से कनेक्टेड है, और ये प्रतिवर्ष केरल के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष केरल के अंदर। अगर हम केरल के ही मलयालम कैलेंडर के अकॉर्डिंग समझे तो ये चिग्गम एक माह है, उसके अंदर बनाया जाता है। अगर हम मलयालम और केरल, या फिर हम ये कह सकते हैं चिग्गम, चिग्गम मंथ के अंदर ये हमारे पास देखने के लिए मिलता है। और यूजुअली अगर हम हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग या फिर अपने नॉर्मल कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ये हमें अगस्त और सितंबर के मिड में देखने के लिए मिलता है। पिछले वर्ष क्या हुआ था? पिछले वर्ष जो यहाँ के सीएम हैं पिनरई विजयन, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए 6000 किट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा था अमंग सीनियर सिटीजन्स जो ओल्ड एज होम के अंदर रहते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं अनाथ आश्रम, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाता है और वो वहाँ रहते हैं। तो उनके बीच में क्या किया? 6000 एसेंशियल किट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा ताकि पूरा का पूरा स्टेट क्या करे? इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करे। अब ये बताओ कि केरल पूरे, मतलब जो आपका ये फेस्टिवल है ओणम, ये पूरे राज्य के अंदर हर्ष और उल्लास के साथ बनाया जाता है, पर केरल में कहाँ नहीं बनाया जा रहा है? इस बार ही कैंसिल करा गया है कि पर्टिकुलर एरिया और क्षेत्र में अब मतलब इस साल ओणम फेस्टिवल जो है वो नहीं बनाया जाएगा। जैसे पूरे भारत में दीपावली बनती है ना, जो हर्ष और उल्लास के साथ बनाई जाती है, उसी प्रकार केरल राज्य के अंदर ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है भाई। ठीक है, क्या हो गया भाई? तो अगर हम यहाँ पे समझे कौन से राज्य के अंदर इस फेस्टिवल को नहीं बनाया जा रहा है, या फिर कौन से क्षेत्र में, क्षेत्र बताएंगे ऐसा कौन सा है जहां ओणम उत्सव नहीं सेलिब्रेट होगा? बताइए। वायानाड, बहुत बढ़िया। क्या भाई? वायानाड, वायानाड। रीजन क्या है? रीजन है मैम लैंडस्लाइड एंड फ्लड। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई और बहुत सारे लोग क्या हुए? डिस्प्लेस्ड हुए अपनी जगहों को छोड़कर। राइट। अब अगर हम समझें केरल के बारे में, तो केरल की 2-4 न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। जैसे एक न्यूज़ तो कवर हो ही गई है,
कि केरल के अंदर वायनाड में क्या आया, फ्लड आया है ना। केरल को अगर हम समझे तो यहाँ पे क्या आया मैम, फ्लड इन वायनाड। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पे समझे तो दूसरा क्या है मैम, दूसरा ये है कि एलिफेंट सर्वे होता है यहाँ पे हर साल, इस बार भी एलिफेंट सर्वे हुआ है, एलिफेंट सर्वे 2024 के अंदर, मतलब लिस्ट रिपोर्ट जो है वो आई है। फिर समझे तो आपको पता है पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर क्या लगा रहे हैं मैम, विंड टरबाइंस। रीजन क्या है विंड टरबाइन लगाने का, कि वे क्या कर पाए, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाए। किसके लिए मैम, यहाँ पे टाइगर्स के लिए। कैसे करेंगे, यहाँ से विंड टरबाइन से यानी कि एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी का यूज कहाँ करेंगे, वाईफाई कनेक्शन देंगे, और वहाँ पर रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वह करी जाएगी। ठीक है, ये हमको अच्छे से मालूम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जो केरल है। हालांकि हम केरल की बात करें तो केरलम सुझाव रखा गया है नए नाम को लेकर। बहुत सारे बिल पास भी होते हैं, फिर हट भी जाते हैं, चलता रहता है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, पहला स्टेट बना, फर्स्ट स्टेट जिसने क्या करा, वाटर सेंसस करा। ठीक है, याद रखना। फिर अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेट बना जिसने खुद का क्या बनाया मैम, खुद का इंटरनेट बनाया। खुद का क्या बनाया, इंटरनेट बनाया, कैफोन नाम से। कब मैम, ये अगर हम बात करें 2023 के अंदर। ये भी 23 में करा गया है, ये भी 23 के अंदर करा गया है। ठीक है, और ये जो आपका नाम आ रहा है ये भी 23 से ही आ रहा है जी। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चले, आगे चले। पिनरई विजयन कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं भाई। मोहम्मद आरिफ क्या हो जाते हैं यहाँ पर, गवर्नर। चलो अगला सवाल क्या बात करता है, देखो ये भी महोत्सव से ही जुड़ा हुआ है। 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, कहाँ किया जा रहा है, जा रहा है नहीं, हो चुका है। आप ऐसे समझेंगे, क्या समझेंगे, हो चुका है मैडम। अब अगर हम बात करें क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, रियाद, नई दिल्ली, आपका मक्का या फिर मदीना। आपको इतना समझ में आ रहा है, सोलर फेस्टिवल है यानी कि एनर्जी से जुड़ा हुआ है। अब कब से कब तक आयोजित हुआ, 5 से 6 सितंबर के मध्य। कहाँ पर, हमारे भारत के अंदर। हेल्ड कहाँ हुआ, इंडिया। इंडिया में भी कहाँ पर, तो राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली में अगर हम बात करें तो पीएम ने क्या करा, पीएम ने संबोधित करा वर्चुअल। क्यों मैम, क्योंकि ये तो 2 कंट्री विजिट पर थे, 2 कंट्री विजिट पर गए थे। एक तो बुरुनी, दूसरा आप लोगों का सिंगापुर। तो इन्होंने कनेक्ट कहाँ से करा, इन्होंने कनेक्ट करा सिंगापुर से। कहाँ से, सिंगापुर से भाई, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पिछले 10 वर्षों में, 10 वर्षों में या फिर आप कह सकते हो 1 डिकेड में भारत बहुत अच्छे तरीके से एनर्जी के लिए, है ना, ऊर्जा के लिए क्या कर रहा है, वर्क जो है वह कर रहा है। यानी कि भारत ने जो अपनी ऊर्जा है उसको बढ़ा दिया है, कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की 32 टाइम पिछले 10 वर्षों के, अगर हम आकलन से समझें तो। ठीक है, नई दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, अच्छा मैम इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा करवाया गया, ये समझ लेते हैं। इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा। हम सभी जानते हैं इसके बारे में। इसका गठन कब करा गया था, इसका गठन करा गया था 2015 के अंदर, जब कॉप की मीटिंग हुई थी। ठीक है, और कॉप की मीटिंग बिटवीन किस किस के मध्य हुई थी, इंडिया और फ्रांस के मध्य हुई थी, इंडिया और फ्रांस के मध्य हुई थी। और इसी में डिसाइड किया गया था पेरिस में। कहां पर जी, इन पेरिस, इन पेरिस। और इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ आ गया, भारत आ गया। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पे मैम, हरियाणा के गुरुग्राम में आ गया, हरियाणा के गुरुग्राम
ग्राम के अंदर इसका मुख्यालय जो है वह आ जाता है। बिल्कुल सही, ठीक, राइट आंसर हमारे पास नई दिल्ली हो जाएगा। अब फटाफट बताएंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो 99th मेंबर है और 100th मेंबर है वो कौन कौन से हैं। फटाफट बताइएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक, तो इसके बारे में बताइएगा कि इसका 99th मेंबर कौन सा बना है और 100th मेंबर जो है वो कौन सा बना है, बताओ। फिर हमने जैसे जान ही लिया कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आपको हरियाणा में देखने के लिए मिलता है। हरियाणा में कहाँ पे, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एस्टेब्लिशमेंट तो जान ही ली है, 2015 के अंदर करी गई थी। बताइए 100 पैराग्वे बना है, हाँ, ड्यूरिंग COP 21। बताइए, बताइए फटाफट। हाँ, क्या है भाई, 100th बना है आपका पैराग्वे, और अगर हम बात करें 99th तो स्पेन, है ना। क्या है, अगर हम समझे यहाँ पे तो आपका 99th कौन सा, स्पेन और पैराग्वे। 100th जो है वह हो जाता है हमारे पास। क्लियर है आप सभी को ये? अच्छा, इसके डायरेक्टर कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है ये बताएंगे। हु इज द डायरेक्टर? डॉक्टर अजय माथुर। कौन है भाई? डॉक्टर अजय माथुर। हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है जी? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं अभी हाल ही में बनाए गए नए CM है नायब सिंह, ठीक है। और गवर्नर कौन है जी? गवर्नर की बात करते हैं तो भंडारू दत्तात्रेय। क्लियर? यस, बिल्कुल सही है। चलें आगे। अगला क्या बात करते हैं, एशिया ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं और कौन बनने वाला है। देखो क्या है, इस बारी ओलंपिक्स की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, बहुत मतलब बहुत सारी हैं। अब जैसे कि ये एशिया ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बनने वाला है ये बताइए आप सभी मुझे, ठीक है। ये क्या है भाई, इसको हटा दो, बताइए। डी रणधीर सिंह, सी यहाँ पे आंसर आया महाराजा यादवेंद्र सिंह, ओके, और सी भी आया है और मेरे पास डी भी आंसर आया है, ओके। तो देखिए जो सी आंसर लगा रहे हैं वो गलत आंसर लगा रहे हैं और जो डी आंसर लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया पारुल, बहुत सुंदर, ठीक है हिमांशु। तो अब जो अगर हम इनकी बात करें, है ना, अगर हम इनकी बात करें तो ये कहाँ सिलेक्ट हुए, क्या हुआ, कौन है ये। देखिए अगर हम समझे, सबसे पहली बात ये जो आयोजन हुआ है जो आपका क्या है भाई, अगर हम समझे एशिया ओलंपिक परिषद, ओलंपिक काउंसिल जो हुई है एशिया की, वो समझ लेते हैं सबसे पहले। अब ये डिसाइड करे गए रणधीर सिंह जी, जब क्या हो रहा था, आयोजन हुआ इसका, कहाँ हुआ इसका आयोजन? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में भी कहाँ पे? तो भारत मंडपम। ठीक है, और ये जो बनाया गया इसका जो सेशन था वो 44th सेशन था। 44th सेशन में डिसाइड करा गया कि अब रणधीर सिंह जो है वे कौन बनाए जाएंगे? आपके प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे। हालांकि अगर हम बात करें, ये पहले से ही
पहले से यानी कि 2015 से करीबन 21 तक में क्या रहे हैं, सेक्रेटरी यानी कि जो जनरल सेक्रेटरीज होते हैं ना, उसके पद पर यहाँ पर ऑलरेडी रह चुके हैं भाई। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप सभी कि 2015 से भी नहीं, तो इनके बारे में लिखते हैं जो रणधीर सिंह है ऑलरेडी क्या रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी के रूप में 1991 से लेकर 2015 और 21 तक क्या रह चुके हैं, आपके सेक्रेटरी जनरल जो है वह रह चुके हैं। हालांकि इनकी बात करें तो इनको बहुत सारे अवार्ड्स जो है वो मिल रखे हैं 2015। ठीक है, अगर हम बात रखें इनके बारे में तो इनको ऑलरेडी बहुत सारे अवार्ड मिल रखे हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि महाराजा, आप लोगों के अवार्ड्स हैं महाराजा रंजीत, अर्जुन अवार्ड। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसको भी समझना है कि जो ये आप लोगों का ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, इसका गठन कब करा गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये कोई मुझे बताएगा। है तो एशिया के अंदर ही, और यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट मोस्टली जो जितने भी मेंबर्स हैं ना इसके, सभी ने करा था। ठीक है, करीबन 45 कंट्रीज ने भाग लिया। ठीक है, मुख्यालय की बात करें कुवैत, जो एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है। ठीक, गठन की बात करी जाए तो 16 नवंबर 1982 के समय पर इसका गठन किया गया है भाई। ठीक है, कब, 1982 के समय पर इसका गठन जो है वह किया गया है। क्लियर यहाँ तक सभी को? राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, रणधीर सिंह विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब कुछ ओलंपिक की अचीवमेंट्स को लिख लेते हैं जो इस साल हुई हैं। ठीक है, क्या है भाई ओलंपिक की अचीवमेंट्स को, ठीक, सबसे पहली बात इनको क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। फर्स्ट है इंडियन, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, फर्स्ट इंडियन है। ये तो सवाल हो गया जो हमने भी पढ़ा। ठीक, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के पद पर अभिनव बिंद्रा, है ना। अभिनव बिंद्रा ने और क्या प्राप्त करा, और मशाल पकड़ी पेरिस ओलंपिक में, थर्ड एडिशन। दूसरा, इनको क्या मिला, ओलंपिक अवार्ड भी मिला, है ना, कंट्रीब्यूशन के लिए। किसके लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए टुवर्ड्स ओलंपिक और स्पोर्ट्स। ठीक है जी। अच्छा, और क्या मिला इनको, चलो ये तो हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, ओलंपिक डे बनाया गया 23 जून को, और यहाँ पे एशिया का क्या किया गया मैम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक टाइप ऑफ बी कोर का एस्टेब्लिशमेंट करा गया। एस्टेब्लिशमेंट करने वाली हमारी पीटी उषा थी, जो हमारी इंडियन ओलंपिक काउंसिल की अध्यक्ष है ना। कौन है मैम, इंडियन ओलंपिक काउंसिल की अध्यक्ष हैं। ये आप लोगों की 22 के समय पर चुनी गई थी, 2022 के समय पर अंत में चुनी गई थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद और अगर हम समझे तो और क्या है, और ओलंपिक में आप लोगों का क्या हुआ है, ओलंपिक में जब आप लोगों का भारत के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की बात करी गई,
ठीक है, इसी टोक्यो ओलंपिक के लिए, सॉरी पेरिस, एक्सट्रीमली सॉरी, पेरिस ओलंपिक के लिए। तो इसका रिप्रेजेंटेशन किसने करा मैम? नीता अंबानी। 100% वोट्स मिले इन्हें, नीता अंबानी। ठीक है, किसके साथ? नीता अंबानी। ठीक है, हाँ जी। 2008 के अंदर इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में क्या जीता था मैम? गोल्ड मेडल जीता था। बहुत बढ़िया, बीजिंग ओलंपिक में। ये तो इनकी अचीवमेंट है। ठीक है, अच्छा और क्या हुआ मैम? और अगर हम समझे ओलंपिक के ध्यान में रख के, तो थॉमस बाच कौन है? आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष जो है वह हो जाते हैं भाई। तो ये फिलहाल में ओलंपिक है जो हमारे अवार्ड से और सम्मान से जुड़ा है। इन्हीं के साथ अभिनव बिंद्रा के साथ भाई किसको मिला है आपका यही ओलंपिक अवार्ड? तो अभिनव बिंद्रा के साथ अब बाद में मिला है वो है आप लोगों के इमैनुअल मैक्रो, है ना। इनको भी क्या मिला? ओलंपिक अवार्ड जो है वह दिया गया है। ठीक है जी, क्लियर? चलें आगे। ये आप लोगों का क्या है? ये आप लोगों का सवाल हो जाते हैं। अच्छा, अभी देखो, अभी पेरिस ओलंपिक से सवाल आया है। किस भारतीय पैरा एथलीट ने पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है? देखो, ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं, खिलाड़ी बन गए हैं, और इन्होंने इतिहास जो है वह रच दिया है भाई। ठीक, तो देवेंद्र झझारिया या फिर मरियप्पा थंगावेलु या फिर प्रवीण कुमार या फिर सुमित अंतिल। देखो, सुमित अंतिल की बात करें तो मैम ये भी गोल्ड लेकर आए हैं, बट ये किसमें गोल्ड लेकर आए हैं? जेवलिन। ठीक है जी, अब बताइए क्या इसका आंसर बनेगा? प्रवीण कुमार, है ना। कौन सी गेम है मैम? हाई जंप है। कौन सी गेम है? हाई जंप आप लोगों की हो जाती है। और हाई जंप के साथ अगर हम बात करते हैं, इन्होंने एशियन रिकॉर्ड भी बनाया है जो 2.08 मीटर का है। क्या है मैम? ये एक एशियन रिकॉर्ड है। हालांकि अगर हम बात करें 3 साल पहले, यानी कि टोक्यो ओलंपिक में, हम कह सकते हैं कि इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 2.07 मीटर का एशियन। यहाँ पर ये सेकंड पदक लेकर गए थे, सेकंड मेडल जो है वह लेके गए थे, और सेकंड मेडल जो था यानी कि सिल्वर मेडल के साथ। ठीक है, कब? टोक्यो ओलंपिक में। इस बार इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड जो है एशियन वो ब्रेक कर दिया है, प्रवीण कुमार। ठीक है जी, अब हाई जंप की भी कैटेगरी कौन सी थी? तो हाई जंप की कैटेगरी थी T64, ये कैटेगरी थी जिसके अंदर इन्होंने भाग लिया था जी। ठीक है, अब इसी के साथ जब इन्होंने पदक जीता, स्वर्ण पदक, तो भारत के पास कितने पदक हो गए? भारत के पास 6 गोल्ड मेडल हो जाते हैं। टोटल भारत ने कितने पदक जीते हैं ये कमेंट में बताइएगा कि कुल भारत ने कितने पदक जीते हैं। हालांकि इसके साथ मैं और भी क्वेश्चंस लगवाऊंगी, बट यहाँ पे जान लेते हैं कि टोटल मेडल्स इन पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है, ये बताइएगा कितने पदक हैं। ठीक, टोटल बताएंगे, फिर बताएंगे गोल्ड कितने हैं हमारे पास, फिर बताएंगे सिल्वर कितने हैं, फिर बताएंगे ब्रॉन्ज। सबसे ज़्यादा हमारे पास ब्रॉन्ज है ना, अगर काउंट करें मेडल्स की। बट वैल्यू किसकी होती है? वैल्यू डिसाइड होती है आपकी रैंक वगैरह जो गोल्ड से होती है। 29 मेडल्स। अच्छा, अब देखो 29 मेडल है हमारे पास। कितने? 29 मेडल्स हैं। जब इन्होंने पदक जीता, है ना, प्रवीण कुमार ने, तो हमारे पास गोल्ड कितने हो गए थे? 6 गोल्ड हो गए थे टिल प्रवीण कुमार। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ब्रॉन्ज भी और सिल्वर भी बाद में जीता गया है भाई। जैसे कि अगर हम बात करें, ब्रॉन्ज आया था हमारे पास 200 मीटर के अंदर, जैसे प्रीतिपाल लेकर आई है ट्रैक फील्ड के अंदर, ऐसे ही सिमरन जो है वो भी लेकर आई हैं किसके अंदर भाई? अगर हम समझे ब्रॉन्ज के अंदर, लास्ट 10वें दिन को हम ये कह सकते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर हमारे पास कितने आए हैं ये बताइएगा। सिल्वर कितने आए? 9 सिल्वर आए हैं।
और 13 ब्रॉन्ज आए हैं। ठीक है, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। और 9 सिल्वर, ठीक है। उसके बाद एक और जुड़ गया, जिससे टोटल 7 गोल्ड हमारे पास जो है वह हो जाते हैं। हाँ 7 है, मैंने लिखा टिल प्रवीण कुमार। उसके बाद भी गोल्ड आया हमारे पास जेवलिन थ्रो में, मैं आगे सवाल करवाऊंगी, इसलिए लिखा है टिल प्रवीण कुमार, तो 6 गोल्ड हो गए। वैसे 7 है हमारे पास टोटल की बात करें तो हमारे पास 7 गोल्ड है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया। भारत का रैंक क्या बना है? भारत का रैंक और स्थान बना है 16वां स्थान आया है भारत का। चलो ये देखो, किस भारतीय एथलीट ने 2024 पैरा ओलंपिक्स में शॉटपुट में कांस्य पदक जीता है? ये देखो, नागालैंड की अगर हम बात करें ना, नागालैंड से ये एकमात्र पैरा एथलीट चुने गए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, नागालैंड से पहले है। ठीक, तो अगर हम समझे सुंदर सिंह गुर्जर, नीरज चोपड़ा, या फिर आपके हाकाटो सेमा, या फिर मरियप्पम थंगावेलु, तो इनकी गेम है आप लोगों की हाई जंप। ये हैं जेवलिन थ्रो से जुड़े, और ये पैरा एथलीट थोड़ी ना है ना। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी, जिसका नाम क्या हो जाता है? होकाटो सेमा। बिल्कुल सही आंसर आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये क्या लेकर आते हैं? ये लेकर आते हैं भाई आप लोगों का कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा जी? ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं, ये ध्यान में आप सभी रखिएगा। अब कितने मीटर का और कौन सी कैटेगरी में? तो शॉटपुट की जो कैटेगरी है, शॉटपुट की जो कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी है? F57। और ये जो अपना थ्रो देते हैं ना, अपना बेस्ट थ्रो जो देते हैं वो 14.65 मीटर का देते हैं, अपना बेस्ट थ्रो। ठीक है जी, क्लियर है? एक्स सर्विसमैन है ये। चलो इसके बाद देखो क्या है, 2024 में पैरा ओलंपिक में पुरुषों में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ध्यान से आंसर लगाइएगा। देवेंद्र झझारिया, नवदीप सिंह, संदीप चौधरी, या फिर सुमित अंतिल। देखो सुमित अंतिल ने ये अंतिम दिन जीतते हैं। क्या जीतते हैं मैम? ये लास्ट डे जीतते हैं, लास्ट डेज में। बट सुमित अंतिल पहले जीत लेते हैं, सुमित अंतिल जो है वो पहले जीत लेते हैं, यानी कि इनके पास भी गोल्ड है। और अगर हम हिसाब से आंसर लगाने चले कि दोनों ने ही स्वर्ण पदक जीता है, तो आपके सुमित अंतिल और नवदीप सिंह, इन दोनों ने ही गोल्ड जीता। बट क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं समझूं तो फिलहाल ये मैंने एलिमिनेट कर दिया है। राइट आंसर हमारे पास नवदीप सिंह जो है वह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नवदीप सिंह जो है वो बिल्कुल बन जाएगा। ऑल्सो लिख लेना, इन्होंने भी क्या जीता है आप लोगों का? स्वर्ण पदक जो है वह जीता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम आंसर 2 बन रहे, मैंने बता दिया बिल्कुल 2 बन रहे। बट अगर हम बात करें लास्ट डेज की, तो उसमें भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक नवदीप सिंह जो है वह लेकर आए हैं। ठीक है, और ये 10th डे हुआ है। कौन सा डे? 10th डे जो है वह हुआ है। ठीक है, तो हर बार ही हमारा जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक है, मतलब पैरा ओलंपिक इन सेंस कह सकते हैं जो ओलंपिक्स होते हैं और पैरा ओलंपिक होते हैं भारत वाले। ठीक, तो भारत उसके अंदर में पैरा ओलंपिक ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन जो है वह करता है। ठीक है जी, तो अब कितने हो गए मैम? अब हो गए 7 गोल्ड हो गए। फिर आप लोगों के पास क्या हो गए? 9। अगर हम बात करें सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। अब ठीक है, अब बन गया सही से हिसाब किताब। 29 मेडल हो गए हमारे पास टोटल इस बारी। ठीक है, ओके। चलो ये सवाल लगाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कौन है? एक आप लोगों के एक IAS ऑफिसर हैं। यूपी कैडर के उस IAS अधिकारी का नाम बताइए जिन्होंने पेरिस में 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण एकल बैडमिंटन की श्रेणी में रजत पदक जीता है। रजत पदक जीता है। बैच कौन सा है इनका? 2007 का बैच है, जिसमें इन्होंने क्या करा है? इस गेम्स के अंदर जाकर बैडमिंटन गेम में सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। प्रमोद भगत, तरुण ढिलो, या फिर आपके सुहास L यथिराज, मनोज
सरकार। बताइए। हाँ, तो ये एकमात्र हम कह सकते हैं ऑफिसर जो कि करंट क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये मैजिस्ट्रेट के पोस्ट पर भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, सुहास एल यथिराज जो है वो आपके बैडमिंटन के अंदर मेडल लेकर आते हैं। कैटेगरी जान लेते हैं, SL4 कैटेगरी है जिसके अंदर क्या करते हैं, ये भाग लेते हैं आपके बैडमिंटन गेम्स के अंदर। चलो, अब क्या है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में किन दो भारतीय एथलीटों को भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। मैंने इसलिए सारे एक साथ लगा दिए क्वेश्चंस कि आपके लिए भी इजी हो जाएगा, अलग अलग करके आप लोग नहीं पढ़ोगे। जब भी आपने देखा होगा मैंने इन क्वेश्चंस को सेट करा है तो आपके उस हिसाब से ही करा है कि आपको एक साथ क्वेश्चंस मिल जाए, है ना, 5-7 क्वेश्चन करके। ठीक, तो बताइए जरा, पेरिस समापन समारोह के अंदर कौन जो है वो आप लोगों के ध्वजवाहक के रूप में चुने गए हैं भाई। हाँ, वर्ल्ड रैंक 1 थे पैरा एथलीट्स में 3 सितंबर तक में, ये उसके बाद नहीं रहे। ठीक है, मतलब रैंक 1 में। बताइए। ए सुनील कुमार और रंजनी देवी, नहीं भाई गलत है। और बताएंगे। अख्तर गलत है, काजू गलत है, दोनों का ही गलत है भाई। ए वाले जो आंसर है वो गलत है। देखो मैं आपको क्या बताती हूँ, इसके बारे में बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, आप आंसर लगा दोगे। एक तो वो खिलाड़ी हैं जो पहली बारी, फर्स्ट टाइम इंडिया को आर्चरी में गोल्ड दिलवाया इन्होंने, और ये पुरुष हैं। ठीक है, देखो आर्चरी में हमारे पास ब्रॉन्ज आया है, वो कंपाउंड मिक्स्ड गेम में आया है जिसमें आप लोगों की शीतल देवी और राकेश कुमार लेकर आए हैं। ठीक, बट ये आपको गोल्ड दिलाते हैं भारत को, पहला ये है। दूसरी अगर हम ध्वजवाहक की बात करें महिला की, तो ये क्या करती है, फर्स्ट टाइम ये भी भारत को क्या दिलवाती है, भारत को पदक दिलाती हैं दौड़ में, है ना, आप कह सकते हो फील्ड, ट्रैक फील्ड में। और ये मनु भाकर की तरह ही दो ब्रॉन्ज लेकर आती हैं। अब बताओ एथलीट्स का नाम। हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा आप लोगों का, हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल। ये दोनों के दोनों क्या चुने गए हैं, क्लोजिंग सेरेमनी पे ध्वजवाहक के रूप में थे। बट ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग में कौन थे मैम, ओपनिंग में सुमित अंतिल, ठीक है, जेवलिन थ्रो, इसी के साथ भाग्य श्री जाधव शॉर्ट पुट। ठीक है, क्लियर है। डबल मेडल, इसलिए लिखा है 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आती हैं ट्रैक फील्ड में। चलो, द डैश कोड नेम ऑफ ओपन एआई अपकमिंग एडवांस एआई मॉडल इज, ओपन एआई क्या लेकर आ रहा है, अपना चैट जीटीपी का नया 5th वर्जन लेकर आ रहा है। तो उसमें उसने जो प्रोजेक्ट लिया है उसका कोड नेम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। और ये कब तक लॉन्च हो जाएगा, तो लॉन्च, हालांकि पहले की भी न्यूज़ है, पहले भी चर्चाओं में बनी, फिर ये चर्चाओं में बन रही है क्योंकि अब इसका समय है लॉन्च होने का। ठीक है, ये आप लोगों का बोला गया था कि सितंबर यानी जो चल रहा है और नवंबर के मिड में लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी, अल्फा, गामा या फिर ब्लू, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी क्योंकि वहां पे स्ट्रॉबेरी लगी भी हुई है ना, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी बिल्कुल ठीक है। अब ये चैट जीपीटी का 5th वर्जन है, चैट जीपीटी का 5th वर्जन है। और इससे पहले जो आपका स्टार
स्टार, प्रोजेक्ट स्टार आया था, है ना, क्यू स्टार हम कह सकते हैं, एक प्रोजेक्ट आया था, प्रोजेक्ट क्यू स्टार, इसको ऐसे भी लिख के देखने को मिला था हमें, स्टार क्यू, ऐसा ऐसा देखने के लिए भी मिला था। इसमें इन्होंने क्या किया था, जो मानव मस्तिष्क है, ह्यूमन माइंड है, ठीक है, ह्यूमन माइंड जैसा इन्होंने डेवलप्ड करने की कोशिश करी अपने एआई मॉडल को, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सैम एल्टमैन करके इसके कौन है भाई, जो हेड हो जाते हैं वे बन जाते हैं, ठीक है। हाँ, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी बिल्कुल सही है, ठीक है, सबने स्ट्रॉबेरी बना के भेज भी दी है, क्लियर। चलो चलें आगे। अच्छा, अभी क्या बात करते, देखो कहता है आप सभी से कि बताइए हेनान और वियतनाम में 2024 में आए शक्तिशाली तूफान का क्या नाम है। हालांकि हम बहुत सारे तूफानों को पढ़ भी चुके हैं, बहुत सारे साइक्लोन्स को हम लोग कवर कर भी चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो अब समझे आप सभी से कि जो ये आप लोगों का तूफान आया है, ठीक, ये बेसिकली नाम किसके द्वारा दिया गया, ये भी बता दीजिएगा कि किस कौन से देश ने इसको नाम दिया है। और ये तूफान आप लोगों का, अच्छा नाम ही पूछ रहा है, अच्छा कौन से देश ने दिया है इस नाम को, ये पूछा मैंने आपसे। इसके बाद कौन से देश ने नाम दिया है, बताइए। चलो, सुपर टाइफून यागी, बहुत सुंदर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यागी, बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी, यहाँ पे आ जाएगा यागी। अब यागी जो नाम है वो जापान ने दिया है, हालांकि जापान खुद ही टाइफून्स और साइक्लोन से परेशान हो रखा है ना। ये नाम जो दिया वो किसने दिया मैम, जापान ने दिया। ये अकर कहाँ से हुआ यागी, तो मैम ये अकर हुआ है साउथ चाइना सी से। कहाँ से आया, साउथ दक्षिण चाइना सी से। हालांकि आपको पता है फिलीपींस और चीन के मध्य इस सी को लेकर, जो प्रशांत महासागर का ही ये भाग है, इसको लेकर क्या है, विवाद जो है काफी लंबे समय से चल ही रहा है, ठीक है। अभी चाइना और क्या कर रहे हैं, चाइना और फिलीपींस कंट्री एक दूसरे के नौसेना जहाज़ों को आपस में टकरा रहे हैं और एक दूसरे पर जानबूझकर इल्ज़ाम जो है वो लगा रहे हैं, ठीक है, जिससे विवाद और बन रहा है, ठीक। अब यागी की बात करें तो यागी की स्पीड क्या है, तो 234 किलोमीटर पर सेकंड की पर आर की इसकी स्पीड है, जिससे ये चल रहा है। और साउथ ईस्ट एशिया को क्या कर रहा है, जैसे कि वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, इनको क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक। अच्छा, थोड़े समय पहले हमने बहुत सारे टाइफून समझे हैं, जैसे कि अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान में 2 टाइफून आए हैं, वे कौन कौन से हैं, एक तो एम्फिल है ना, दूसरा आप लोगों का शानशाह है ना, शान बोल लो, शान शाह भी और शान, ये भी बहुत खतरनाक टाइफून्स हैं जो आपको जापान के अंदर देखने के लिए मिले हैं। अभी थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया था कि कहां पर, आपके अरेबियन सी में क्या आया है मैम, टाइफून आया है, और वो टाइफून का नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, वे नाम पाकिस्तान द्वारा दिया गया है। हालांकि इसमें बहुत सारे देश इंक्लूड थे जो सुझाव दे रहे थे, जिसमें से इंडिया, ओमान, पाकिस्तान, ये कंट्रीज थी, बांग्लादेश, श्रीलंका, अपने पड़ोसी देश सभी थे, जो हमारे टोटल 9, हाँ इंडिया को मिला के 9 कंट्रीज एंड नेबरिंग कंट्रीज सब थे। हालांकि जो नाम दिया गया वो पाकिस्तान द्वारा दिया गया। उस टाइफून का क्या नाम है, गुड मॉर्निंग भाई आरिफ, हाँ बताइए जरा। तो उस टाइफून का नाम था मैम असना टाइफून था। थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया था कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में आने वाला सबसे पहला तूफान कौन सा था, तो आपको पता है रूमी। और ये जो नाम था वो किसने दिया था मैम, ओमान ने।
ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में आने वाला तूफान, अरेबियन सी में आने वाला तूफान, जापान में आने वाला तूफान, वियतनाम में आने वाला तूफान, सारे तूफान जितने भी रिसेंट है मैंने आपको समझा दिए। अच्छा, अब ये जो नाम जापान द्वारा दिया गया गाइस, ये जो नाम आपका जापान द्वारा दिया गया यागी, इसका अर्थ क्या होता है ये बताएंगे। सुपर टाइफून यागी ने हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में दस्तक दी है। जापानी शब्द यागी का क्या अर्थ है? कह रहा है घोड़ा, बकरी, चीता या फिर इनमें से कोई नहीं, टाइगर, है ना। क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वह बन जाएगा? बहुत बढ़िया महाबली, बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा? जल्दी से बताइएगा। इसका अर्थ है मैम बकरी, क्या हो जाएगा? गोट। राइट आंसर क्या है हमारे पास? सी इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? गुड मॉर्निंग भाई मिस्टर आरिफ, नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक, चलो आगे चलते हैं। 2024 में भारत के वित्त सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है भाई? देखो, ये ऑलरेडी ही फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में जो संपत्ति से जुड़ा हुआ उसमें थे। हालांकि फाइनेंस भी संपत्ति से ही है, तो अगर हम समझे ये कौन है, राजीव कुमार, शक्तिकांत दास या फिर आपके तुहिन कांत पांड्या या फिर अमिताभ कांत, कौन बनाए गए हैं आपके फाइनेंस सेक्रेटरी? ठीक, अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत आती है? निर्मला सीतारमन। और अभी इन्होंने क्या करा? निर्मला सीतारमन अभी इन्होंने आपका बजट भी पेश करा है ना। क्या करा जी? बजट भी पेश करा है। तो राजीव कुमार, शक्तिकांत दास, तुहिन कांत पांड्या या फिर अमिताभ कांत। राजीव कुमार गलत आंसर है, ठीक है, राजीव कुमार इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो आप लोगों का तुहिन कांत पांड्या जो है वह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तुहिन कांत पांड्या, बिल्कुल सही है। अब ये कौन है मैम? इनके बारे में जानते हैं। ये 1987 बैच के एक ऑफिसर है, जो आप कह सकते हो जो कौन से कैडर से है? बेसिकली ओडिशा कैडर से है, ठीक है। ऑलरेडी ये आप लोगों का सार्वजनिक और संपत्ति विभाग संभाल रहे हैं। ऑलरेडी सर्व क्या कर रहे हैं? सार्वजनिक प्लस संपत्ति कर जो विभाग है उसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब समझा जाए आप सभी से, तो इनका राइट आंसर और इनका नाम क्या हो जाता है? सी, यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोगों का। ये नाम फर्स्ट बारी सुना है? अच्छा, अब याद रखना। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन कवच 5.0 का क्या फोकस है? बताओ जरा। 5.0, ऐसे ही थोड़े समय पहले पंजाब पुलिस ने भी एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम भी चाहिए मुझे, ठीक है। थोड़े समय पहले हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल और मई के समय पर, है ना। मई आप कह लो, अप्रैल और मई के समय पर पंजाब पुलिस ने एक ऑपरेशन लॉन्च करा था जो इसी से ही सिमिलर है। वो कौन सा ऑपरेशन है? साइबर क्राइम नहीं भाई, साइबर क्राइम नहीं। सी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं। डी, आतंकवाद नहीं। हाँ हाँ, सारे ही बोल दो ना, एक तो मैं काट दूंगी ही सही, एक ना एक तो मैं काटूंगी ही सही। अब तुम भी बड़े चालाक हो। देखो, ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है ना, मादक पदार्थों से कनेक्टेड है ये, ठीक। तो ऐसे ही पंजाब पुलिस ने क्या करा था? आपका ऑपरेशन निश्चय चलाया था, ऑपरेशन निश्चय। ठीक है, जो आप सभी के पाकिस्तान से, क्या है भाई? मैप सही नहीं बनाए। जो आप सभी के पाकिस्तान वाले जो क्षेत्र है, ठीक है, और वहां से लगते हो जो बॉर्डर है पंजाब के साथ,
वहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्या करना, निगरानी करना। और ये जो ऑपरेशन निश्चय है वो बीएसएफ के साथ मिलकर चलाया गया था कोलैब में। बोलो पढ़ाया नहीं हो तो? बिल्कुल पढ़ाया है। ठीक है, तो ड्रग ट्रैफिकिंग से जो है वह ये जुड़ा हुआ है आप सभी का। अब इन्होंने क्या बोला, जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, और जो यूथ है वो क्या है, इसके टूवर्ड होता जा रहा है, यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन जो है वो करता जा रहा है। तो लोअर लेवल से लेकर अपर और हायर लेवल तक क्या करेंगे, ये जांच पड़ताल करेंगे, जिससे क्या होगा आप सभी का ऐसी चीजों को रोका जाए। तो ऑपरेशन निश्चय के साथ साथ हाँ ड्रग्स कंट्रोल के लिए। ठीक है, बाकी कहा जाता है कि पंजाब में जो नशा है वो बहुत ही ज्यादा है ना। जो क्वेश्चन सबका गलत होता है वो अख्तर का सही हो जाता है। अख्तर तुम भी तो तुक्का ही मारते हो, फिर इसका मतलब है अगर सही होता फिर तुम ऐसे बोलते ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्या कहता है, सितंबर 2024 में उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से निम्नलिखित में से किसका सफलतापूर्वक परीक्षण करा गया है। भाई देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि थोड़े समय पहले भी यहाँ पर एक हवा से हवा में वार करने वाला ग्लाइड बॉम्ब लॉन्च करा गया था, सक्सेसफुल उसका टेस्ट करा गया था DRDO द्वारा। ठीक है, अब क्या है, अब वापस से एक और मिसाइल को टेस्ट करा गया। जब अग्नि 2 आई थी, अग्नि सीरीज का 2 वर्जन जो आया था, उससे ये एडवांस वर्जन है, इसलिए इस एडवांस वर्जन को अग्नि 2 प्राइम के नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है इसे, अग्नि 2 और सेकंड प्राइम के नाम से भी जाना जा रहा है। इसकी रेंज की बात करें तो 1000 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर तक की है। पेलोड की बात करें तो ये भी 1000 kg से लेकर 4000 kg तक का जो लोड है वो लेकर जा सकता है, और इसमें लोड में, पेलोड में इसके न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं। अब ये कौन सा है, टी तो है ही नहीं। डी 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 अग्नि 5 नहीं, अग्नि 5 नहीं, इट्स अग्नि प्राइम इंटरमीडिएटेड रेंज या फिर अग्नि 4। मैंने क्या बोला, अग्नि प्राइम तो बोल रहे हैं, बट अग्नि सेकंड प्राइम के नाम से जाना जा रहा है, इसलिए सी गलत, बी आप लोगों का बिल्कुल ठीक है। क्या है भाई, एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको क्या किया गया है, उड़ीसा के चांदीपुर तट पर लॉन्च, और सक्सेसफुल लॉन्च जो है वह कर दिया गया है जी। ठीक है जी, क्लियर है, ओके है। क्लियर। अब वार कैसे करती है भाई, अग्नि 4, इसके बारे में जानते हैं। रेंज बता दी मैंने आपको, अप टू कहां तक जा सकती है, देखो मिनिमम आप कह सकते हो 400 किलोमीटर और मैक्सिमम 4000 किलोमीटर, ऐसे इसका पेलोड है। ठीक है, इसी के साथ हमें ये समझना है कि ये जो अग्नि 4 है वो आप लोगों की सरफेस टू सरफेस वार करने वाली है। डिजाइन डेवलप टेस्ट मैम DRDO एस्टेब्लिशमेंट 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, समीर वी कामत। चेयरमैन जो अभी हाल ही में 1 वर्ष के कार्यकाल को एक्सटेंड करके सर्व कर रहे हैं भाई। ठीक है जी, जो आप लोगों का क्या था, ग्लाइड बम थोड़े समय पहले सेम प्लेस पर लॉन्च करा गया, वो भी DRDO द्वारा ही करा गया है। और ये आप लोगों का एयर टू एयर वार करने वाली क्या है, मिसाइल जो है वह हो जाती है, ग्लाइड बॉम्ब जो है वो हो जाता है, ये सरफेस टू सरफेस वार करेगी। ठीक है जी,
ये देखो क्या कहता है, अग्नि 4 मिसाइल की पेलोड क्षमता क्या है? मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बता दिया। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर फिट करें। 500 kg, 1000 kg, 2000 kg या फिर 4000 kg। केपेबल है 4000 kg तक का वेट रखने पर, बट मिनिमम क्या है आपका? 1000 kg। क्या है? 1000 kg। ठीक है, केपेबल क्या है मैम? है तो 4000 तक का भी, जब हम मिनिमम देखेंगे तो आपको 1000 kg तक का पेलोड क्षमता जो है वेस्ट की है, और न्यूक्लियर वेपन्स को उठाएगा भाई सीधा सीधा। रक्षा सहयोग पर भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की 6ठी बैठक डैश में आयोजित की गई थी। कहां पर आयोजित हुई है भाई 6th मीटिंग? रियाद, नई दिल्ली, मक्का या फिर मदीना? बताइए। दीजिए आंसर। नई दिल्ली बिल्कुल सही है। कहाँ पे मैम? नई दिल्ली? नहीं, नई दिल्ली सही नहीं है। और बताएं। नई दिल्ली ठीक नहीं है। हर चीज नई दिल्ली में घुसा देते हो। नई दिल्ली ठीक नहीं है। और जी? इन रियाद। कहाँ पे जी? इन रियाद के अंदर करी गई है, जो 6th नंबर की है। मल्टी फेस डिफेंस कॉर्पोरेशन के नाम से भी जानी जा रही है। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास रियाद बिल्कुल ठीक है। क्या हो जाएगा? रियाद। ठीक है, भारत की तरफ से अमिताभ प्रसाद थे। भारत की तरफ से जो थे वो थे अमिताभ प्रसाद। इंडिया का ही याद रखिएगा, क्योंकि सवाल अगर आएगा तो इंडिया से ही आएगा। और एक नॉलेज के लिए हमें याद रखना है कि ये 6th मीटिंग है। ठीक है, चलो। निकिता और नेहा ने हाल ही में सितंबर 2024 में किस स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक जो है वो जीता है? निकिता ने सिल्वर और नेहा ने कांस्य पदक जीता है। आपको मैंने बताया था कि स्पेन के अंदर आप लोगों का क्या आयोजित हुई? 8 सितंबर तक में हेल्ड हुई है ये प्रतियोगिता, और इसमें भारत की तरफ से 30 रेसलर्स गए थे, और भारत करीबन 5 मेडल्स जो है इसके अंदर प्राप्त कर चुका है। तो अभी बात रखी जाए आप सभी से, तो ये अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, जिसमें ज्योति बेरवाल ने गोल्ड मेडल भी जीता है, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर करा था। चलो, नमस्ते जी, नमस्ते जगन कुमार, नमस्ते, आपका स्वागत है। ठीक है जी, क्लियर। अब जो निकिता थी वो आपकी 62 kg में खेल रही थी, और नेहा जो है वो 57 kg में। 62, 57 kg में। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? टोटल 5 मेडल भारत लेकर आया है 30 रेसलर्स के अमंग। ओके, चलो अगला सवाल क्या बात करता है आप सभी से? अगला सवाल बोलता है राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? कहाँ आयोजित हुआ मैम? श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश। ठीक, अब इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? जो आपके राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप थी, इसमें जीता है आप लोगों का GM पनीर सेल्वम, इन्होंने भी जीता है भाई। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आप सभी से, और भी मेडल आए हैं। 1st, 2nd, 3rd भारत ही लेकर आ चुका है ये मेडल्स को। ठीक है, 1st, 2nd, 3rd जो गोल्ड मेडल्स हैं वो भारत ही लेकर आ चुका है। अगर हम ग्रैंड मास्टर पनीर सेल्वम की बात करें तो ये हमारे पास सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, है ना? कौन सा? ये लेकर आए हैं सिल्वर मेडल। फिर अगर हम बात रखें आप सभी से, ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा, ये आप लोगों को गोल्ड मेडल लेकर आए, और गोल्ड ही आपसे पूछा गया है ना? राइट आंसर आप लोगों के पास डी बन जाएगा।
इसी के साथ अगर हम बात करें आप सभी से, लक्ष्मण राजा राम ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। ठीक है, तो सारे पदक आपको बता दिए। टोटल भारत की तरफ से 14 पार्टिसिपेंट्स गए थे। कहाँ गए थे मैम? श्रीलंका। कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे, पड़ोसी देश श्रीलंका में। ठीक है, चलो ये थैंक यू हो गया। ये वाला सवाल आप लोगों के लिए गृह कार्य के रूप में रहेगा गाइस। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन। मिलते हैं आप सभी से 10 बजे वाली क्लास में। अभी के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने सब आपको करवा दिए, जो आपके 8 और आज 9 सितंबर के हैं। बाकी आपके साथ मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में स्टैटिक जीके के लिए, और फिर मिलेंगे हम आपसे कल। ठीक है जी।